फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट कराई गई अभी तक की सभी प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। तो इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। पहली क्लासेस हमारी रहेगी भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम कवर करेंगे केवल आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि हाल में बिहार शिक्षक भर्ती होने वाली है 24 तारीख से, जिसका एग्ज़ाम है 24 से। तो उसमें केवल आपका ये पार्ट पूछा जाएगा, ये 2 पार्ट नहीं पूछे जाएंगे। तो जब आपका एग्ज़ाम होगा 69 बीपीएससी का, तब हम इन दोनों टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आज हमारी पहली क्लास है इसकी प्रीवियस ईयर पेपर की। ये घटना चक्र पब्लिकेशन का है, इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन कवर किया गया है। तो अब देखते हैं। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉपकिंस को किया था। तो ये जो था 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। 1608 से 1611 तक ये रहा था। नेक्स्ट देख, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री इनकी हुई थी सूरत में स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये भी जहांगीर के टाइम पे आया था। तो डेट याद रखना, ये थॉमस रो आया था 1615 में, और आपका हॉपकिंस आया था 1608 में। 1608। नेक्स्ट देखते हैं। अभी बीपीएससी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो पटना में कब लगाई थी इन्होंने? 1632 में। 1632 में। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था इसका? पहला, तो इसका अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। देखिए, ये युद्ध तो हुआ था आपका वेस्टर्न यूरोप में, लेकिन उसका इम्पैक्ट हुआ था इंडिया में भी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1660 का प्रसिद्ध बार्डिवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये कहाँ से? बिहार से प्राप्त होता था ये। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार था। नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। कहाँ का? मुर्शिदाबाद का। नेक्स्ट, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब? 12 अगस्त 1765। तो आप ऐसी एग्जैक्ट डेट याद रखें। देखो 1765 सब में है, लेकिन इतना नियरेस्ट ऑप्शन दे रखे होते हैं 12, 21 सेम लग रहा है। तो देखो ऐसे में आपको कुछ डेट्स याद करनी जरूरी हैं। तो 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट देखते हैं, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह सुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। अब राजधानी इसने बनाई थी, तो फिर संधि अंग्रेजों के साथ कौन करेगा? तो टीपू सुल्तान ही करेगा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। नेक्स्ट, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। लिंगनी खत्म की गई थी वारेन हेस्टिंग के टाइम पे, 1772 में ये खत्म कर दी गई थी। नेक्स्ट, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये सर लियोनिल कॉर्टिस। जबकि स्टार्ट किसने की थी? वो स्टार्ट क्लाइव ने की थी। जबकि अगर जनक पूछे आपसे तो सर लियोनिल कॉर्टिस। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? सबको पता ही होता है जनरली। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में। तो ये हो गया।
ये मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये था बकायस्त भूमि की वापसी की मांग, बकायस्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में। ये बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। इनके बाद इनके भाई ने किया था, अमर सिंह ने। तो इन्हें बिहार का सिंह माना जाता है। और इनकी ये देख लो कि 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर से किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। तो अलग अलग टाइप से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता बीपीएससी द्वारा। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो आपके जगदीशपुर से थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो कहाँ से? आरा से। पटना के पास ही जगह है आरा। तो यहाँ हुआ क्या था कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की तीन रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया था। और 26 जुलाई को ये सैनिक जो आरा पहुँच गए थे। आरा पहुँचकर कुंवर सिंह को इन्होंने अपना लीडर माना। उसके बाद में कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व जो स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये नाना साहब भी थे, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला और जीनत महल। ये मतलब 3-4 लोग थे, तो इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। पटना बोले, जगदीशपुर बोले, आरा बोले, तो आपका कुंवर सिंह है। 1857 का विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कौन सा था? आपका जगदीशपुर था। देख चुके हैं हम। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। देखो अलग अलग टाइप से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से ये पक्का है, 100% लिख लो इस क्वेश्चन को। तो 100% बिहार शिक्षक भर्ती में ये पूछा जाना है 100%। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो आपका बिहार से किया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। कहाँ से? फैजाबाद से। ये थे आपके फैजाबाद से। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? कौन थे उस टाइम पे? मिर्जा गालिब। नेक्स्ट, कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को, तो कौन सा कारण नहीं था? ये पहला कारण था। इसमें पूछा नहीं था, कौन सा बनने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की क्षमता नहीं था। अधिकारी तो जो टाइट होते थे, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो आपका खेतिहर मजदूर ने तो भाग लिया था, तो पहला नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में कृषक ने भी भाग लिया था, कृषक ने भाग लिया था, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा इसमें है, तो फिर आपका ये साहूकार और जमींदार, ये दो पिठलग्गू थे जो उनके पीछे लगे रहते थे अंग्रेजों के, तो इन्होंने भाग नहीं लिया था। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हडवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी, तो ये बात सही है। और आगे देख लेते हैं। पहली बात सही, दरभंगा, डुमराव, हडवा के राजाओं ने, जमींदारों ने अंग्रेजों की मदद की पैसे से नहीं, ये गलत है। आदमियों से नहीं, ये गलत है। अंग्रेजों का विरोध किया, ये भी गलत है। तो पहला आंसर इसमें सही है। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? कौन सा प्रभावित रहा था? देखिए पटना में तो हुआ था, पटना और आरा तो आसपास थे, तो इसे तो शामिल करेंगे नहीं हम। तो और उसके बाद में आरा भी था, तो तीसरा जिसमें आएगा तो ये एलिमिनेट हो गया। मुजफ्फरपुर में भी था आपका, मुंगेर में नहीं था, तो मुंगेर आंसर हो गया। केंद्र देख लेते थे कहाँ से कौन था।
तो आपका आरा था, दानापुर था, पटना था, मुजफ्फरपुर था और शाहबाद था। प्रमुख केंद्र थे। पटना में जो तो पीर अली पुस्तक विक्रेता थे, इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। पूछ रहा था पटना में नेतृत्व किसने किया था 1857 का, तो पीर अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम ऑफ अवध भी कहते हैं, बेगम हजरत महल नाम था इनका। और ये अभी यूपी पीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है वाला। लखनऊ में ये अवध में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, 30 मई 1857। वहाँ पर डेट गलत दे रखी थी, फिर भी आंसर की में भी गलत दे रखा था वहाँ पे, तो आप देख लें 30 मई में हुआ था इधर। 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा था, तो पहला हिंदू मुस्लिम एकता की, हिंदू मुस्लिम एकता ही तो इसकी पहचान थी, ये तो होगा नहीं। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र नहीं, ये भी नहीं है। तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये इसका बेसिक था कि इसकी वजह से ये असफल हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कथन है पहला, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या था, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के साथ उनका साथ देने में कतरा रहे थे। तो ये बात सही है, पहली बात सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो 1 नवंबर 1858 में। उस टाइम वायसराय कौन था, कैनिंग। कैनिंग भारत का वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से, उत्तर प्रदेश बिहार से तो करेंगे नहीं, क्योंकि लड़ाकू विमान होते हैं, तो मतलब उनकी नज़रों में अंग्रेजों की, हमारी नज़र में तो बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं यार। तो ये तो था नहीं। पूर्वी बंगाल एवं उड़िया ये नहीं था, मद्रास से भी नहीं, तो गोरखा सिख और पंजाबी प्रांत से इन्होंने किया था, गोरखा सिख और पंजाबी प्रांत से। नेक्स्ट देखते हैं, किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो किसने कहा था ये टेलर ने, आउटरम और टेलर ने, सर जेम्स आउटरम और N.W. टेलर। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया, तो आपके BD सावरकर साहब थे जिन्होंने इसको ये कहा था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, आपका पील आयोग। अगर पील आयोग के बारे में पूछे तो 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट, क्योंकि ये तो इनके बारे में सबको आपको पता होना चाहिए, ये 1927 था। नेक्स्ट देखते हैं, नील विद्रोह किसके बारे में था, नील, तो ये क्या हुआ था कि जो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, यानी किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे इस काम को छोड़ने के लिए ज़बरदस्ती मतलब उन पर एक्स्ट्रा पैसा लाद दिया जा रहा था और उन्हें उनके साथ में जब कार्रवाई की जा रही थी, मारा पीटा जा रहा था। तो ये तीसरा आंसर सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो इनके लेखक दीनबंधु थे, दीनबंधु। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी उसमें किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया था। नेक्स्ट, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, तो करमसा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फराजी कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। नेक्स्ट, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया, तो गुरु रामदास। तो कहाँ हुआ था, ये पंजाब में हुआ था। कब, 1840 में, पश्चिमी पंजाब। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था, इसका तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा लगाई गई ऊंची ब्याज दरें।
नेक्स्ट, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था आपका बलवंत फड़गे ने, वसुदेव बलवंत फड़गे। ये इसका क्षेत्र पूछ सकता है, किस क्षेत्र में ये सक्रिय था? तो यहाँ पे ये महाराष्ट्र साइड में था ये। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो आपको पता है पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था ये। बगेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो आपका बड़ौदा में हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली ये जनजाति का नाम क्या था? तो एक खोंड जनजाति थी ये, बंगाल साइड में खोंड जनजाति। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये इस टाइप का कोई विद्रोह नहीं था, लेकिन हाँ इस क्षेत्र में कुछ विद्रोह जरूर हुए थे। जैसे कोल विद्रोह हुआ था, यहाँ पे संताल विद्रोह हुआ था, तो उनकी डेट अलग अलग। तो ये क्वेश्चन गलत है, ये इस टाइप से नहीं पूछे जाने चाहिए थे। या तो पर्टिकुलर बताना चाहिए संताल विद्रोह के बारे में बात कर रहा है, फिर कोल के विद्रोह के बारे में बात कर रहा है। देखो जिस तरीके से इस क्षेत्र में कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, संथाल आपका 55-56 में हुआ था, और मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो थे। और कहाँ पे हुआ था? भागलपुर क्षेत्र में, यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था ये। नेक्स्ट देखते हैं, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सिद्धू और कान्हो ने किया था। मुंडाओं ने विद्रोह का खड़ा कब किया था? तो एग्जैक्टली इसकी डेट 1899 के करीब 1899 है। तो 1895 में नियरेस्ट, तो ये आंसर था इसका 1800। ये देखो 1899 और 90। ये उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा, इसे मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र। 1899 और 90 में मुंडा क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा ने किया था, बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? मतलब झारखंड के पक्ष में, मतलब उस टाइम पे आदिवासियों के पक्ष में। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो अभी मैंने बताया सिंहभूम में छोटा नागपुर क्षेत्र में 1831 में। तो आपको 3 चीज़ें याद करनी होती किसी भी इस टाइप के रिवोल्ट की। एक तो ये डेट, क्षेत्र और नेता, बस 3 चीज़ें याद कर लो। कभी कभी पूछ लेता कि किस उद्देश्य के तहत वो आया था। आगे देखते हैं, होज विद्रोह हुआ था कब? 1820-21 के दौरान। कहाँ पे? संथाल परगना क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका एक से अधिक आंसर है, क्योंकि बिहार भी था, सिंध भी था, तो एक से अधिक। तो इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद के निज़ाम इनसे मिले हुए थे, इन्होंने बगावत नहीं की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है इसमें। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। 1876 का टाइम पीरियड था इसका, लॉर्ड लिटन का। उसके बाद रिपन साहब आए थे। 1878 का बर्निकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो रिपन साहब ने रद्द किया था। इनके बाद जो आए थे थोड़े लिबरल आदमी थे। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। किसके टाइम पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे लाया गया था ये 1893 में। 1893 में भूमि के 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/8 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था इन्हें, जमींदारों को। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? क्योंकि इससे बोराचिस अच्छी मात्रा में इकट्ठा होगा, फिर जो है शासन प्रशासन चलाया जा सकता है। देखिए कॉर्नवालिस ने लेकर आया था ये 1893 में स्थायी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये मद्रास में लागू की गई थी। किसके द्वारा पूछा जा सकता है? तो ये मद्रास में की गई थी
ये रीड, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1892 में तमिलनाडु के क्षेत्र में। और इनका दूसरा टॉमस मुनरो का संबंध भी रेतबाड़ी से ही है। टॉमस मुनरो, रेतबाड़ी। स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें। बताना कि डैश डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। कौन से द्वारा? 1885 द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये थे आपके शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, ये हैं शिशिर कुमार घोष। इसमें क्या हुआ था कि 1878 में जब देसी भाषा प्रेस अधिनियम लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये अखबार ऐसा था जिसने अपने आप को रातों रात में अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर लिया था। पहले हिंदी भाषा में होता था ये, तो उसके बाद में हिंदी में, बंगाली में होता होगा, लेकिन उसके बाद में ये अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया था रात के रात। तो पूछा जा सकता कि कौन सा अखबार था जिसने इस अधिनियम से बचने के लिए अपने आप को रातों रात में दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर लिया था? तो ये था आपका अमृत बाजार पत्रिका। मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन था? लीडर अखबार ये किसका था समाचार पत्र? ये मदन मोहन मालवीय का था। मदन मोहन मालवीय। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ये बुद्धिजीवी थे आपके। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग था। नगरीय उच्च जाति थी। ये राजवाड़े नहीं थे, राजवाड़े तो आखिर तक मिले नगरीय के साथ। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको कहा जाता? तो आपके राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनके कुछ अखबार वगैरह आपको देख लेने, जैसे क्या राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, या फिर भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, तो अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। अब इनके कुछ संगठन भी बने थे, जैसे कि आत्मीय सभा बनाई थी इन्होंने, आत्मीय सभा 1814 के करीब। तो ये राजा राम मोहन राय ने कब थी? 1815 में। आगे देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है 1828 का, 1828 में की थी ब्रह्म सभा की, ये ब्रह्म समाज की स्थापना। इसने क्या कहा था कि भाई मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, मतलब एक ईश्वरवाद को बढ़ावा दिया, जो कि ईश्वर की एक तो विश्वास करते हैं और मूर्ति पूजा से अलग रहो, इस टाइप से उनका ये मानना था। अब भाई लोगों का अलग अलग मानना हो सकता है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है कब? 1828 में। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेंटिक थे, लेकिन प्रयास था राजा राम मोहन राय का, विलियम बेंटिक। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुराम। कब? 1867 में। इनकी जो भी सभाएं बनी हैं, जो भी संगठन बने हैं, उनके भी 3 चीज़ याद रखनी है। ये बने कब, उनसे संबंधित लीडर कौन था, और ये क्षेत्र कौन सा था, उद्देश्य क्या था। ठीक है, 4 चीज़ें देख लो इसकी बस। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वयं विवेकानंद थे। अब इन्होंने 2 चीज़ें आप देखो, एक तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब? 1897 में, 1897 में। और ये लंदन कब गए थे? लंदन गए थे, यानी शिकागो गए थे 1893 में। शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। आगे देखते हैं, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने लिया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में की थी, जबकि शिकागो कब गए थे? 1893 में गए थे। तो ये 2-3 डेटा इनकी वो याद रखना है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था आर्य समाज स्थापित किया गया था इन्होंने कब? ये ध्यान रहे आपको कि 1875 में। इनका नाम क्या था? मूल शंकर नाम था इनका।
तो आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने मतलब कहा था कि वेद की ओर लौटो, एक नारा दिया था। तो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था इनका उद्देश्य, किसका, आर्य समाज का। और इन्होंने नारा दिया था कि पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इनका क्या था कि धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र और झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। क्लियर है? तो ये चीज़ें देख लो। नेक्स्ट देखते हैं, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना। दूसरा क्वेश्चन ये नोट कर लो आप, ये क्वेश्चन पूछे जाना है। मैंने 2 क्वेश्चन बताया, एक तो कुंवर सिंह वाला, एक दूसरा, एक नोट कर लो अभी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अब ये डिटेल से देख लेते हैं। कब की थी स्थापना, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, किसने, ज्योतिबा फुले ने। घुमा घुमा के कैसे भी पूछा जा सकता। इनके पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता, गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी इन्होंने 72 में। सत्य शोधक समाज के द्वारा मतलब इन्होंने पाखंडी ब्राह्मण एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने की थी। अभी क्वेश्चन देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी मैडम ब्लावोस्की ने। अब कभी कहीं कहीं ये लिखा हुआ था कि ऑप्शन में आपको गलत कराने के लिए कि इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। नहीं, एनी बेसेंट 1897 के समथिंग में जुड़ी थी, बट ये स्थापना की थी इन्होंने। बाद में इसका मुख्यालय शिफ्ट किया गया था मद्रास की साइड। तो ये इन्होंने की थी स्थापना। देखिए ये इसकी स्थापना हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क में। उसके बाद 1882 में मद्रास के पास अडियार एक जगह थी, वहाँ पे इसका मुख्यालय शिफ्ट कर दिया गया था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है, तो आप बहुत ही ध्यान से देखें इसे। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वो सरोजिनी नायडू थी। तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। कब किया था इन्होंने, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी ये, 1917। और 16 में इन्होंने होम रूल स्टार्ट किया था। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू, तो ये दूसरी महिला थी, जबकि ये भारतीय में पहली महिला अध्यक्ष थी। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, प्रथम एनी बेसेंट थी। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ज्योतिबा फुले से प्रारंभ होती है, क्योंकि 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया और लोहितवादी सत्यशोधक समाज, ये आपको देखो इसको बताना है, इसको लिंक करना है। अभी हमने देखा सत्यशोधक समाज, तो चौथे नंबर पे जहाँ पे भी ज्योतिबा फुले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो ये हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, ये दूसरे पे लिख दिया, वो ये लास्ट में लिख दिया, ये भी नहीं हो सकता। तो पहले में से दूसरे में से आंसर होगा हमारा। प्रार्थना समाज की हमने देखा आत्माराम पांडुराम थे, तो हमारा बी आंसर हो गया इसका आंसर बी है। प्रार्थना समाज की किसने की थी, आत्माराम पांडुराम ने स्थापना की थी। इंडियन ओपिनियन और हरिजन यंग इंडिया, ये सब गांधी का अखबार थे। और गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहते हैं। 1873 में हमने देखा था सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। उसके बाद में ये नौरोजी फुरदोंजी, ये पारसी कौन थी, मतलब ये रहनुमाई मजदेव सभा की स्थापना की थी इन्होंने। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था, जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसी टाइप का एक मूवमेंट था जो बिहार में, वो क्या था, वो कोई कर नहीं देना था। अब हम देखेंगे जब आगे कोई क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 1900 में पारित किया गया था, 1900 में। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो ये लगान बंद करना नहीं, अधिकार रक्षा करना, ये सत्याग्रह की समाप्ति नहीं, ये था लगान का नकद में परिवर्तन। ये एक आंदोलन हुआ क्या, कब था, इसकी डेट देख लो, 1921 से 1922 के टाइम पे हुआ था ये। स्वामी सहजानंद का संबंध था
अब ये भी 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 100%। ये तीसरा क्वेश्चन है जो 100% पूछा जाएगा। स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। इन्होंने ये ध्यान रहे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। उसके बाद भी अखिल भारतीय किसान सभा से भी जुड़े हुए थे। स्वामी सहजानंद निवेदक किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलनों के साथ जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किससे? तो बैरन हेस्टिंग ये लेकर आए थे इसे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। कब? 1772 में। और लाया कौन था? ये क्लाइव लाया था। समाप्त वारन हेस्टिंग ने किया था। लॉर्ड वेलोजिले की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड। पेशवा बाजीराव सेकंड। इसका एक बार क्रम देख लो कि सहायक संधि स्वीकार करने का सबसे पहले किसने? तो हैदराबाद ने की थी। उसके बाद मैसूर ने, फिर तंजौर ने, अवध ने इसमें की थी। तो पहली अगर पूछे तो हैदराबाद था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था तो 1877 में, 1 जनवरी 1877 दिल्ली में ये दरबार लगा था। तो वहाँ विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसमें 3 लोग जुड़े हुए थे आपका। एक तो फिरोज शाह मेहता थे, केटी तेलांग थे, एक बदरुद्दीन थे। 3 लोग थे, तो एक से अधिक आंसर होगा इसका। और बदरुद्दीन तैयब जी, तो इनमें से एक से अधिक। 1885 में ये बनी थी, आपको डेट याद रखनी है। क्या? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इन्होंने फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र बनर्जी थे। कब? 1876 में। इसकी याद रखना, 1876। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी कलकत्ता में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 1876 में मैंने बताया जो बनी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 में हटाया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1884 में की गई थी। तो कोई भी डेट इसमें नहीं है, 1884 आप नोट कर लो। 1884 में की गई थी। किसने की थी? राघवाचारी जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 ने, जबकि बिहार से एक भी नहीं था उस टाइम। इसमें बिहार से कोई प्रतिनिधि नहीं था। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और महासचिव पूछे तो AO ह्यूम। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। पहला इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1885 में बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ये पूछा कि स्थापना किसने की थी? AO ह्यूम ने की थी। AO ह्यूम ने। के संस्थापक कौन थे? AO ह्यूम थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ये असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब? 1886 में। ये कलकत्ता में हुआ था। पहला मुंबई हुआ था, दूसरा कोलकाता हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। यहीं पर क्या हुआ था? इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था। इंडियन एसोसिएशन जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय कर दिया गया था इसमें। और अगर पूछे कि दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस की? तो 3 बार की थी।
1886, 1893 और 1906। महात्मा गांधी ने कब इसकी अध्यक्षता की थी आईएनसी की? तो एक ही बार की थी, बेलगांव में 1924 में, बेलगांव अधिवेशन में, 1924 बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ये कब थी? 1925 में, 1925 ये कानपुर में अधिवेशन हुआ था, तब अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। ये चौथा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो हमने बताया कि बिहार के शिक्षक भर्ती में पूछा ही जाना है। लिख लो यार, 10 क्वेश्चन बताएंगे, 5-7 इसमें से मिलेंगे 100%। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। ये पूछ सकता कि कौन सा था? 27वां था। कब था? 1912 में था। कहाँ पे था? बांकीपुर बिहार में था। कुछ भी डाल के पूछ सकता है। ये पूछ सकता अध्यक्ष कौन था इसका? RN मुघोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1901 में, 1901 में लिखी गई थी। ये UPPCL में पूछा जा चुका क्वेश्चन, दूसरे आपको डेट बता दी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यही थे आपके अंग्रेजों के साथ काम करने वाले सर सैयद अहमद खान, इन्होंने क्या कहा था। अब ये देखते हैं आगे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांतिप्रिय निधन में इसके सहयोग बनूं। तो करजन, तो ये लॉर्ड कर्जन ही था, ये थोड़ा बेवकूफ़ किस्म का इंसान, तो जिसने कहा था ये। आगे देखते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे। इन्हीं के टाइम पे आपका बर्निकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, जिसको रद्द किया था रिपन ने। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? वो शहरी क्षेत्रों से ही होते थे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में गुस्सा ज़्यादा होता, तो वहाँ पे तो गर्मपंथी पैदा होंगे। अभी तो सिचुएशन बदल गई है, गांव भी शहर बनने लगे हैं, तो पहले लेकिन ऐसा होता था। आगे देखते हैं। कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। तिलक साहब, मदन लाल, उधम सिंह। तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन सिविल सोसाइटी, ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ये बनाया गया था भारतीय सेवक मंडल। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की? गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। रजनी पास दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह बात कही है? तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के बारे में बोला होगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? 1906 के बाद, जब सूरत का विभाजन हुआ था, उसके बाद में फिर गर्मपंथी भाइयों के हाथों में यह आ गया था। उनमें कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल तथा अरविंद घोष। ये 4 नाम तो आपको याद रखने ही होंगे। जिसमें तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कब दिया था ये? 1916 में दिया था ये, लखनऊ अधिवेशन का टाइम। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे कब? बताना है आप। तो इन्हें किसी एक पर्टिकुलर कार्य के लिए नहीं, बहुत सारे कार्य के लिए जाना जाता, तो इनमें से एक से अधिक इसका आंसर था। निम्नलिखित में कौन नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। अभी हमने बताया 4 लोगों का आप नाम याद कर लो, बाल पाल और अरविंद घोष। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1906 को की गई थी। 1906 भी याद था आपको, तो फिर भी आप लगा सकते थे 15 अगस्त 1906। राष्ट्रीय आंदोलन में
निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो आपको तिलक साहब थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, कैसी थी? ये आपका राजा वामपंथी आंदोलन, 20 का आंसर है। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जिनका साइमन कमीशन के विरोध के चक्कर में फिर अंग्रेज़ों की मतलब लाठियों के शिकार हो गए थे। तब इन्होंने चाहा था कि मेरे ऊपर एक एक पड़ी लाठी आपके ताबूत का कील होगी, इस टाइप से बात बोली थी। तो कब? 1928 में। अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो आपके बीडी सावरकर थे। कब बने? तो 1904 में इन्होंने स्थापना की थी अभिनव भारत। और मित्र मेला की स्थापना की थी इन्होंने 1899 में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ था? ये भी 100% लिखो, 5वां क्वेश्चन 100% जो पूछा जाएगा ये पूछा जाना है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। अब इसमें कौन कौन दो लोग थे? देखो 30 अप्रैल, आपको ये भी डेट याद है, 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे। तो खुद ही इन्होंने फांसी लगा ली थी, है ना, और ये बचकर भाग गए थे। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। तो खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी, मतलब खुद ही फांसी, ऐसे याद रखना। और ये प्रफुल्ल चाकी जो थे ये चालाक थे, तो बच के भाग गए थे। जैसे चाकी जैसे चालाक, तो बचकर भागे थे। तो फिर बाद में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो इन्होंने खुदीराम बोस पकड़ गए तो इन्हें फांसी दी गई थी। आगे देखते हैं, कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी, क्योंकि यंग इंडिया ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था कब? भारत आने पर। आगे देखते हैं, कौन से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का संयोजन बताना है आपको। तो ये द हिंदू के सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। आप इन 4-5 अखबार को नोट कर लो, जिससे आगे एलिमेंट में आपको काम आए। द हिंदू सुरेंद्रनाथ बनर्जी, केसरी आपको पता है कि तिलक साहब का है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तिलक तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दूसरा सुब्रमण्यम स्वामी और तिलक, ये हो सकता है अभी। और फिर आगे देखते हैं, तीसरा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर था पहले में, सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू में, दूसरा बंगाली, तीसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चौथा फिर ये गंगा प्रसाद, 5वां सुधारक के गोखले हैं। तो हमारा डी आंसर इसका हो जाएगा। तो इन्हें चारों अखबार को आप नोट कर लो एक बार और, कि सुब्रमण्यम अय्यर ने आपका लिखा था द हिंदू, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था आपका केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आपका लिखा था हिंदुस्तानी, बंगाली सॉरी, राज गंगा प्रसाद बर्मा ने लिखा था आपका हिंदुस्तानी, और गोपाल कृष्ण गोखले था सुधारक। ये देख लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 4-5 अखबार आप याद कर लो, तो हो सकता है अगली बार में इसी में से पूछ लिया जाए। फिर स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार, मैं इसे पाकर ही रहूँगा, हमने बताया था कि किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था 1916 में, ये कहा था लखनऊ के अधिवेशन में। लखनऊ के अधिवेशन में 2 चीज़ें और महत्वपूर्ण हुई थी, एक तो ये लखनऊ समझौता और कांग्रेस लीग समझौता। कांग्रेस और लीग समझौते में दोनों मिल गई थी पार्टियां, और लखनऊ समझौते में नरम दल और गरम दल मिल गए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था 1916 में, ये हमने बता चुके हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, तो इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इन्होंने झंडा, ये तिरंगा फहराया था। ठीक है, आगे देखते हैं, तो भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता दिवस को कहाँ फहराया गया था? तो स्टुअर्ट में फहराया गया था ये, तो इसलिए इन्हें भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था? तो स्टुअर्ट। लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था?
तो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। कब? 7 अगस्त 1905 को। यूपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सेम इस डेट को ये स्टार्ट हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल्स के में बैठक हुई थी, तब ये जो है ये स्टार्ट हुआ था। और बंगाल का विभाजन किस डेट को प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो 1911 में रद्द हुआ था। ये दिल्ली दरबार हुआ था, वहीं पर घोषणा हुई थी। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया गया, उसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कब? कांग्रेस की रणनीतियों पर, किसान आंदोलन, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन भागीदारी पर, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? W. हंटर ने। W. हंटर। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। अब इसमें संस्थापक कौन कौन थे इसके नाम पूछ लेता। इनमें से आपसे पूछता थोड़ा घुमा के कि इनमें से कौन नहीं था, तो कौन था पहले आपको पता होना चाहिए। सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई को घोषणा हुई थी। 19 जुलाई को घोषणा की गई थी। मैं तो 20 जुलाई है कुछ में, लेकिन 19 जुलाई यहाँ पे दे रखें। लेकिन अगर पूछे प्रभावी कब हुआ था, तो प्रभावी हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाने की घोषणा की थी। करजन वाइली की हत्या के रूप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल डेंगरा थे। करजन वाइली की हत्या में किसे मृत्युदंड? मदन लाल डेंगरा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? 1919 का आधार बनी थी। 1919 ये मॉरले मिंटो रिपोर्ट थी, तो ये 1919 आपका भी आंसर है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1894 में हर वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। किसने? अरविंद घोष। लेखक कौन थे? अरविंद घोष। गरम दल से थे। काकोरी ट्रेन कांड, डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो आपके कौन थे इसमें? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, 4 लोग थे इसमें। ये 1924 में सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। लेकिन इसमें चंद्रशेखर को सजा नहीं हुई थी, इसमें सजा 4 लोगों को हुई थी। कौन कौन थे इसमें? 3 तो आर से थे, 1 ए से था, यानी कि ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशनलाल राजेंद्र लाहिड़ी। तो RRRA, ट्रिपल RA, तो ऐसे याद रख लेना। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन एक थे? तो भगत सिंह एक थे। अब आपको पता होना चाहिए ना कि इनमें से कौन नहीं था कौन था, तो आप इजीली बता सकते हो फिर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुओं कातिल में है, तो बिस्मिल ने कहा था ये। तो गीत, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पर रचयिता और थे, लेकिन उन्होंने बोला था सिर्फ। रचयिता कौन थे? वो थे आपके सैयद शाह मोहम्मद हसन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने नारा दिया था। और ये रचना किसने की थी? आपको बहुत ही केयरफुली होकर क्वेश्चन को पढ़ना है कि रचना पूछ रहा है, नारा किसने दिया था, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना। बाद में फिर पछताना नहीं है कि मैं तो ये सोच रहा था, मैं वो सोच रही थी। तो ये कभी मोहम्मद इकबाल ने रचना की थी, जबकि ये नारे के रूप में प्रयोग किया था भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन क्रांतिकारियों को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 में हुई थी। ये बहुत ही मतलब दुख की बात है कि तीन क्रांतिकारी एक दिन में फांसी दे दी जाती है इन फिरंगियों के द्वारा। चलो आगे देखते हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 21 साल से थोड़ा कम। भाई ऐसे तो रिकॉर्ड जो हिस्टोरियन है उन्होंने भी हम पढ़ने के लिए ना दिए, लेकिन फिर भी ये कि थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो फिर भी देख लो भाई।
तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। इस टाइप के कौन क्वेश्चन पूछता है यार। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन था, तो बंगाल में ये एक्टिव थी ये अनुशीलन समिति। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग बनी। मिदनापुर में 1902 में बनी थी ज्ञानेंद्र बसु ने, ढाका में 1906 में तो पुलिन बिहारी दास, और कलकत्ता में सतीश चंद्र बसु द्वारा। आगे देखते हैं 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। कब की थी? 1913 में। किसकी? अनुशीलन समिति की एक शाखा की। चिटगांव, ये 100% लिखो भाई, छठा क्वेश्चन है, 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी किसने? सूर्य सेन ने। कब? 1930 के टाइम, 1930। इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। किधर गए मास्टर दा? तो 19 अप्रैल 1930 में। आगे देखते हैं चिटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित था? तो ये सूर्य सेन संबंधित थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था, अरविंद घोष। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी, 1913 में। अब इसके कौन कौन से? लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। अन्य सदस्य रामचंद्र हो गया, बरकतुल्ला, राज बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप। तो ये आपको सिर्फ ये याद रख लो, लाला हरदयाल। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था। 1914 में स्टार्ट हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये अमेरिका में हुई थी। किसने की थी? हरदयाल ने की थी। मुख्यालय कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को में था। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा? हमने कई बार देखा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? राजगोपालाचार्य ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो सी आर दास ने लिखी थी, सी आर दास। आज पेन काम नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, इसका इलाज कराना पड़ेगा, उसके बाद सही काम करेगा। इलाज बांधूंगा आज मैं इसका। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। और दूसरी पुस्तक कौन सी थी इनकी? अब ये देख लेते हैं। लाला लाजपत राय की ये हो गई अनहैप्पी इंडिया। बाल गंगाधर तिलक की दो पुस्तकें थी, एक तो केसरी थी, दूसरी मराठा थी। एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ थी और न्यू इंडिया थी, जबकि यंग इंडिया गांधी की थी। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादाभाई नौरोजी ने की थी, 3 बार अध्यक्ष रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान। कहाँ पर हुआ था पहला इसका? ढाका में हुआ था। और लखनऊ में इन्होंने पहला मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया था। आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे मुख्यालय के। संस्थापक में कौन कौन थे? सलीमुल्लाह थे, पहला नाम तो आपको ये याद रखना, सलीमुल्लाह। आगा खां, मोहसिनुल मुल्क। याद रखिए, इसमें एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है मोहम्मद अली जिन्ना का नाम देकर, इकबाल का नाम देकर, तो ये नहीं थे, सलीमुल्लाह थे। और 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडलों ने प्रार्थना की थी किसकी? कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन घोषित किया जाए। तो 1909 में फिर घोषित कर दिया गया था। तो वहीं से ये विवाद की जड़ पैदा हुई, विवाद की जड़ पैदा हुई थी यहीं से। थोड़ा आग में घी डालने का काम 1916 के सम्मेलन ने कर दिया था। फिर धर्म के नाम पर बनने लगे संगठन, जिन्होंने भारत को तहस नहस किया फिर, तो जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, सब मिलजुल के साथ रहते तो ज़्यादा बेहतर था। जिससे दुनिया में भारत अपना दबदबा बना कर रखता। देखते हैं। खैर, निम्न में किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो किसने? 1909 ने। अभी हमने बताया मॉर्लेमेंटो एक्ट भी कहते थे इसको। इसने बीज बोया था सांप्रदायिकता का भारत में। आगे देखते हैं। निम्न में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो तिलक साहब थे, एनी बेसेंट थी, तो ये ऑलकॉट नहीं थे इसमें। दो चीज़ें और याद रखो कि जो तिलक ने अपनी होम रूल लीग थी वो अप्रैल 1916 में बनाई थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में बनी थी।
और ये सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट के होम रूल से ही संबंधित थे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया था? 1917 में। होम रूल आंदोलन का भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के रूप में आरंभ हुआ था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आपको पता, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन का 20 जुलाई को निर्णय लिया गया था। 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट की घोषणा कर दी गई थी, 7 अगस्त 1905 को, और ये 16 अक्टूबर से प्रभावी हुआ था। टैगोर ने राखी दिवस मनाने के रूप में घोषणा की थी उसकी। फिर आप देखते हो उसी क्रम में अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया जाता है। आगे देखते हैं, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। आगे देखते हैं, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण था 1917 में। एक क्वेश्चन यहाँ से, 7वां क्वेश्चन हमारा लिखो भाई, 7वां क्वेश्चन। अबे 10 क्वेश्चन लिखो, 10 में से 6 क्वेश्चन आए हैं। ये 7वां क्वेश्चन बताया हमने, चंपारण। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण से। 1915 में लौटे थे और बिहार के चंपारण में हो जाता है 1917 में ये आंदोलन। तो होता क्या है, तो यहाँ पे तिनकटिया व्यवस्था के तहत ये मतलब पद्धति के रूप में यहाँ पे ये खेती कराई जाती थी नील की। तो 3/20 भूभाग, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, कितने भाग पर? 3/20, 20/3 कर देगा, कुछ भी बोल देगा। यहाँ पे क्या कहते थे इसको? तिनकटिया, दुकटिया, चरकटिया। तो तिनकटिया कहते थे इसको। आगे देखते हैं, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? बहुत अजीब बात है भाई। अभी पूछ लो गांधी जी, फिर कहोगे प्रधानमंत्री जी, फिर कहोगे राष्ट्रपति जी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कभी कभी पूछते हैं साल में, 15 साल में एक बार। तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर, ये इसलिए पूछते जाते हैं नए बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए, डराने के लिए। कट ऑफ 100% पर थोड़ी जाती है यार, ये 2-4 क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं। अभी इसमें देखो ये क्लियरिटी नहीं है ना कि गांधी जी ने कौन सी पढ़ाई की थी भाई, कॉलेज में कौन सी पढ़ाई की थी। तो खैर, कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? अभी चंपारण था। देखो किसी भी टाइम में पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा ही जाना है। अरे लिख लो, नोट कर लो यार, सुन तो रहते हो। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? इस टाइप में पूछा जा सकता। राजकुमार शुक्ल जी थे, इन्होंने ध्यान आकर्षित किया था। कहाँ पे आकर्षित किया था? इन्होंने कहा था गांधी जी के कान में लखनऊ अधिवेशन में कि गांधी जी चलना है चंपारण, तैयार है ना, 1917 में चलना है। गांधी जी बोले ठीक है जी, चल देंगे, और क्या है। तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? नोता राजकुमार शुक्ल ने दिया था, कान में बोला था कि गांधी जी चलना है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल। अब एग्जामिनर अगर ये वीडियो देखेगा तो फिर वो अगला क्वेश्चन बनाएगा कि लेफ्ट में कान में बोला था या फिर राइट के कान में बोला था। तो आपको ध्यान रखना, राइट के कान में बोला था, क्योंकि अच्छी बात के लिए जाना था, किसानों के आंदोलन के लिए। क्लियर है ना? तो ऐसा नहीं है, ये कोई कानवान में नहीं, ये तो मतलब जस्ट एक आपको याद करने के लिए बताई जा रही है यार। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण में प्रारंभ किया गया था। अलग अलग टाइप से पूछा ही जाना है, ये लिख लो मित्रों। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह? चंपारण। कितनी बार आएगा यार, खत्म कर दूँ आपकी अगली बार आ गया तो। चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। आपके दिख जाना चाहिए मुझे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की थी? दीनबंधु ने की थी। देखो मैं वीडियो बंद कर देता ही अगर ये आता ना, तो आया नहीं है। तो नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 73 से 1800 में हुआ था। संताल विद्रोह 55-56 में हुआ था। पावना 73-76 में हुआ था। तो आपको ये याद रखनी है इसकी डेट्स, ज़्यादा नहीं, मैं तो कुछ क्वेश्चन बता ही रहा हूँ आपको,
एटलीस्ट वो तो देख ही लो यार। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो बायकॉम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था गांधी जी ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो रेवर्ड, चार्ली, एंड्रयूज। देखो मैं अगर चाहता तो चारों ऑप्शन को हम डिस्कस करते, चारों ऑप्शन में ये कौन थे, ये कौन थे, ये कौन थे, ये कौन थे, लेकिन अभी यहाँ पे इतना टाइम नहीं है। आप एटलीस्ट यही देख लो कि क्या क्या पूछा गया है, इसको ही देख लो तो आप, मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। डिटेल में जाके ना तो आपको याद होने का, और इसमें टाइम भी, वीडियो भी 3 से 4 घंटे की हो जाएगी फिर एक ही सब्जेक्ट की, तो मज़ा नहीं आने का फिर वो हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी 69 के लिए, उसमें टाइम है अभी। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। ये कहाँ से रख दिया भाई इसमें? 1818 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मियों ने हिस्सा लिया था। तो इसे हम अहमदाबाद मिल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो 35% बोनस पर अड़ गए थे, तो इनकी बात फिर मानी गई थी। निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? तो जमनालाल बजाज साहब थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण। अब का तो इसे डिलीट ही करो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, इसको डिलीट करो। नहीं आएगा भाई, आएगा ये एग्जामिनर को बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तिनकटिया से जुड़ा हुआ था। तिनकटिया भी पूछ ली, देखो यहाँ पे 3/20 भाग पर। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था, कौन नहीं था? जयप्रकाश नारायण। ये राजेंद्र प्रसाद थे, कृपलानी थे, ये नारायण सिंह थे, ये नहीं थे। इसको हटा देता हूँ, बार बार पूछ रहा है तो नहीं, कौन संबंधित नहीं थे? राम मनोहर लोहिया। फिर भी यार तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए भाई। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। कहाँ पे हुआ था? ये क्वेश्चन भी 8वां क्वेश्चन है हमारा जो पूछा जाने वाला है 100% वालों में। अप्रैल 1936 में लखनऊ में होता है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है लखनऊ में 1836 में, जिसका नाम बदलकर भारत में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस से अखिल भारतीय किसान सभा। अब इसमें अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। और महासचिव कौन थे? NG रंगा। तो ये भी पूछा जा सकता है महासचिव कौन थे? NG रंगा थे। अब पूछा जा सकता कि इसका दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो फैजपुर में हुआ था। पहला लखनऊ में, दूसरा फैजपुर में। इसकी अध्यक्षता NG रंगा ने। पहले की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने, दूसरे की अध्यक्षता NG रंगा ने, जबकि पहले में ये NG रंगा महासचिव थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ये 1920 में। ये ध्यान रखिए, अखिल भारतीय व्यापार संघ है ये व्यापार संघ है, AITUC। किसने की थी? MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस मुंबई में हुई थी ये 1920 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इसके सचिव कौन थे? दीवान चमन लाल प्रथम सचिव थे इसके। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, देखो प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया, लाला लाजपत राय। ये भी फेवरेट क्वेश्चन में से भाई साहब। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN रॉय। देखो मैंने अभी तक एक भी बार नहीं बोला सब्सक्राइब करो चैनल को भाई। तुम्हारे 10 क्वेश्चन में से अगर 7 क्वेश्चन आए तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई टैक्स नहीं है, कोई GST नहीं है, करो मत करो आपकी मर्जी है। क्लियर है? टाइम खराब मत करो। चलो, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो MN रॉय थे इसके ये सदस्य। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से किया गया था? तो ये आपका था 1919 के अधिनियम से। यार पेन काम नहीं कर रहा, फिर भी मैं करा रहा हूँ इसको कि एटलीस्ट आप तक कुछ क्वेश्चन तो पहुँच जाएँ। ये उनके लिए नहीं जो ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं भाई, वो देख के अपना टाइम ख़राब ना करें, वहीं से रिवीजन करें। ये उन लोगों के लिए हैं जो बहुत ही गांव देहात में बहुत दूर रहते हैं, लाइट की उनकी व्यवस्था नहीं है अच्छे से, कोई दूर से दूर तक बुक का आने जाने का साधन भी नहीं दिखता है। तो उन क्षेत्रों के हमारे भाई बंधुओं के लिए ये सीरीज़ है भाई, क्लियर सी बात है। दूसरे लोग देख के कमेंट करके कुछ भी करके अपना टाइम ख़राब ना करें और कुछ और पढ़ लो इससे अच्छा। क्लियर भाई? रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना।
बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। अंग्रेज को ऐसा कानून क्यों लाते थे तुम? भारतीयों को परेशान करने के लिए। मेरे पेन को परेशान कर रखा तुमने। तो जलियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ किसके? रोलेट एक्ट के। आगे देखते हैं। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, इसकी डेट याद रखो, 1919 में। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसने सिफारिश की थी। जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्योंकि सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा है नवा क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग की वजह से त्याग दी थी इन्होंने। आगे देखते हैं। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर क्लाइव ओ डायर को गोली से किसने मारा था? तो एक क्रांतिकारी उधम सिंह थे, भारत के हीरो, हिंदुस्तान के हीरो उधम सिंह। इन्होंने इसको डायर को टपका दिया था। क्लियर है भाई? बहुत खुशी हुई होगी इस टाइम लोगों को, होनी भी चाहिए कि इसने जो है कायर ने मतलब हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा था। इसने शहीद हुए थे बेसिकली वो। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास में से संबंधित है क्या? जलियांवाला बाग त्रासदी। आगे देखते हैं। कौन था? जनरल कायर। इसको डायर नहीं, इसको कायर ही कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल कायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो उधम सिंह ने। भाई डायर नहीं पढ़ना, इसको कायर ही पढ़ना है, जनरल कायर। तो किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो गांधी जी ने। आगे देखते हैं। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। बिहार। अरे बिहार का बहुत पहले से संबंध है शराब से। शराब अभी नीतीश कुमार ने बंद कर दिया, लेकिन ये उस टाइम पे चालू कर दिया गया था। लिस्ट बना हुआ इन शराबियों की, घर घर तक शराब पहुँचानी इनके लिए। भाई ऐसा फिर तो लोगों की मस्ती हो गई होगी यार। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अभी मौका है, मुसलमान थोड़ा सा खिलाफत मतलब खलीफा को अपना एक वो मानते हैं, है ना, पूरी विश्व के मुसलमान। तो ऐसे में ये मुसलमान इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। तो ये दूसरा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1920 में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 में। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे? छपरा से। छपरा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को ये जो वापस ले लिया गया था? हिमालय ऐसी भूल बताया था, चोरी चोरा कांड। कब? 4 अभी तो 5 फरवरी कर दिया इसकी डेट, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास है चोरी चोरा जगह, वहीं पे ये कांड हुआ था। कुछ लोगों ने थाने में आग लगा दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज को छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? भाई नहीं, 19 दिन बचे थे। भाई ये क्या क्वेश्चन है यार, 19 दिन बचे थे, चलो 20 दिन बचे थे ना। मैं क्या बताया कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता पटे टाइप के। जयप्रकाश नारायण साहब थे। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी तो खिलाफत आंदोलन की, ये कहाँ पे हुआ था? केरल साइड में हुआ था, केरल प्रांत में हुआ था।
आगे देखते हैं 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यता में से एक यह थी कि इसकी जीत होगी क्योंकि इनको पता था कि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है। तो इसका आंसर सी। यार बहुत तंग कर रहा है ये पेन, इसको डॉक्टर के पास ले आना पड़ेगा आज। ये सहाराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आपका केरल में हुआ था, केरल। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चोरी चोरा के कारण की वजह से। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का क्रमगत आपको बताना कि क्या क्या था। देखिए सबसे पहले तो ये होता है चोरी चोरा में गोलीकांड, उसके बाद में उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जला दिया जाता है, फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लिया जाता है, तो गांधी जी की बाद में गिरफ्तारी हो जाती है। गांधी जी ने वापस भी लिया और गिरफ्तारी भी होगी, देखो रहे हो उल्टा कानून। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ से गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो बिहार और उड़ीसा के ये गवर्नर हुआ करते थे। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की ये पुनरावृत्ति का कारण था, क्या था इसमें? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। आगे देखते हैं स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी, किसके? असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद इसकी स्थापना हुई थी। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों की थी। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? जो CR दास के थे इसके अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू को बना दिया गया था महासचिव। मोतीलाल नेहरू इसके बने थे महासचिव, और ये इसके अध्यक्ष थे CR दास। 1923 में बनी थी ये। स्वराज दल का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था, किसके? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। किसने किया था? आपको पता है CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में 10वां क्वेश्चन ये देखो हमारा, तो अध्यक्ष कौन थे इसके? चित्तरंजन दास। कहाँ हुआ था? गया में। आगे देखते हैं 1922 में ये आयोजित अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास थे। कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था 1922 में। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। अगर भारत आने की बात हुई तो 1928 में, लेकिन गठन कब किया गया था? 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसमें सभी के सभी फिरंगी थे, 7 के 7 सदस्य, इसलिए भारत में इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। ये बेसिकली 1919 के एक्ट के 10 वर्ष की समीक्षा करने के लिए ये एक संवैधानिक आयोग बनाया गया था। क्लियर है? 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था ये। नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में बनी थी और इसका विषय क्या था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी, और भारत में स्थानीय स्वशासन इसका, भारत में संवैधानिक व्यवस्था इसका था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संवैधानिक, क्योंकि ये तो नया जवाहरलाल नेहरू तो इसके खिलाफ थे। आगे देखते हैं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। वर्ष कब? 1929 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसी टाइम पे 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई थी। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन से में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ही थे। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हजरत मोहानी ने। पूर्ण स्वतंत्रता की अगर मांग की बात करें, पूर्ण स्वतंत्रता, तो मौलाना हजरत मोहानी थे।
दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 1930 में। ये पूछ रहा था कि कहाँ से हुई थी, किस डेट में हुई थी, कितने लोग थे, कहाँ से कितने कितने थे। अभी डिस्कस करते हैं। 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 लोगों के साथ में ये यात्रा स्टार्ट होती और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर जो नमक कानून भंग कर दिया था वहाँ पे ये यात्रा समाप्त होती है। और अलग अलग जगहों पर कौन था इसमें? अगर बात की जाए तमिलनाडु में तो राजगोपालाचार्य ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली वेदारण्य तक नमक यात्रा की थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती से प्रारंभ किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में सरकार द्वारा प्रदर्शन किया था? तो ये था चौकीदारी करना देना। तो मैंने बीच में मैं भूल गया था, उस टाइम मैं बता रहा था बिहार में कौन सा था इस टाइम? चौकीदारी करना अदा करना। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने। पश्चिमी प्रांत आज के अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान का एरिया कहें, कश्मीर का एरिया करें, वहाँ पे थी ये। खुदाई खिदमतगार नाम था इसका, किसने बनाई थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार इस स्वयंसेवक संगठन को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती संगठन। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। कब? बेगूसराय में हुआ था ये 1930 के टाइम पे, 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किस पर? रचनात्मक कार्यक्रमों पर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। अंबेडकर साहब भी थे जिन्होंने तीनों में भाग लिया था, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। गांधी जी ने भाग नहीं लिया था इसमें, कांग्रेस दूसरे सम्मेलन में शामिल हुई थी केवल। तीनों सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ये थे। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, केवल दूसरे में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ना तो पहले में लिया था, ना तीसरे में लिया था, केवल दूसरे में लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक में, ये आंसर होगा इसका। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात छिड़ गई थी वहां पर, तो इसकी वजह से यह असफल हो गया था। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से लौट कर आए थे? तो लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौट कर आए थे। गांधी ने यहाँ पर एक बात कही थी कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने भूमिका निभाई थी। तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौता। आगे देखते हैं। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के दौरान द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, किसके लिए? अछूतों के लिए, यानी कि दलित के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूर्ण अवार्ड पैक्ट में क्रम से दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें सांप्रदायिक अवार्ड में रखी गई थी? 71। बाद में ये पूना पैक्ट में 147 कर दी गई थी। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना, भी हमारा आंसर है। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। इसकी डेट याद रखो, 24 सितंबर 1932। गांधी जी के लोगों द्वारा और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। गांधी जी ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें। बहिष्कृत भारत जर्नल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था बहिष्कृत भारत। कब? 1924 में, मुंबई से। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो 1937 कार्यकारिणी कमेटी में। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये 1935 के बारे में बात कही गई थी। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण वंश इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की वजह से इस्तीफा दे दिया था। अभी देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? हमने बताया था 1936 में। इसके अध्यक्ष भी बताए थे, लखनऊ में हुआ था ये।
इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके जो सचिव थे जो एन जी रंगा थे, बाद में दूसरे के अध्यक्ष बनाए गए थे एन जी रंगा। 1936 में लखनऊ में भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये हमारा क्वेश्चन 100% वाला है, याद रख लेना इसको। वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। तो अगले देखते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? उनकी मृत्यु के ठीक पहले। मृत्यु कब हुई थी उनकी? 1936 में गठन हुआ था, उनकी 49 में मृत्यु हुई थी। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ये रिपीटेड हो रहा है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था? 1926 से 1939। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी किस वर्ष? 1934 में। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग थी 1934 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी पार्टी यानी सोशलिस्ट पार्टी से ही संबंधित थे। अब ये देख लो इसके बारे में। यहाँ से क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन हमारा, ये 50% चांस है इसके आने के। 100 वाले 10 हो गए, 5-7 क्वेश्चन 50 वाले देख लो। अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी कब बनी थी? 1934 में। कहाँ पे? पटना में। संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे किससे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, जो 1934 में बनी थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस से पहचाने जाते थे? लोक नायक के नाम से पहचाने जाते थे। लोक नायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1936। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। कब कब हुए थे सुभाष चंद्र बोस? एक तो हरिपुरा में हुए थे और दूसरा त्रिपुरी अधिवेशन में। लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन में ये जीत तो गए थे, सीतारामैया को हराया था इन्होंने, लेकिन इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। तो इनकी जगह कौन बना था फिर अध्यक्ष? आईएनसी का राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये आपका 1935 का अधिनियम था। इंपीरियल कैंडिडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन। 1927 की बटलर कमेटी का संबंध किससे? प्रांतों से संबंधित था। भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था इसका। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था? 1927 में किया गया था। अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस भी कहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये चर्चिल था। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? ये रहमत अली ने लिखा था, जिन्होंने पाकिस्तान का बात की थी कि पाकिस्तान ऐसा बनना चाहिए। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित कब किया गया था? 1940 में किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो पहला सत्याग्रह पूछ रहा था, पहले सत्याग्रह थे विनोबा भावे, जबकि दूसरे थे ये जवाहरलाल नेहरू। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट होता 17 अक्टूबर 1940 को। विनोबा भावे पहले थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांक की चेक है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इनमें से किसी ने। तो ये आंदोलन ऐसा था, एक कोई भी एक लीडर नहीं था इसका, क्योंकि अधिकतर लीडर जो तो गिरफ्तार कर लिए गए थे उस टाइम। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1946 में। 9 अगस्त 1946 में बम्बई के ग्वालियर टैंक से प्रारंभ हुआ था ये। तो यहीं पे भारत छोड़ो मतलब गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे दिया गया था। छह जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 5-6 साल के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्योंकि कोई सम्मेलन नहीं होता उस टाइम पे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ पे? आगा खान प्लेस में।
भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो आपका बिहार और संयुक्त प्रांत, ये ऐसी जगह थी जो लड़ाकू थे, इधर सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी इधर ही होते थे, तो इन जगहों पे ये सबसे ज़्यादा प्रभावी हुए थे। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है 50% वाला, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो ये लाए गए थे हजारीबाग जेल में, इसमें ऑप्शन नहीं, हजारीबाग जेल में लाए गए थे, फिर बक्सर भेज दिया गया था इन्हें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण थे। लास्ट बीपीएससी में पूछा गया था 66 में, 67 में पूछा गया था, ये 67 में पूछा गया था ये। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था, कौन कौन से थे? शिव कुमार और रामानंद। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? पटना था। पटना अधिकतम प्रभावित जिला था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किसमें कब मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही। ये तीसरा क्वेश्चन हमारा 50% का, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहचान मिली थी। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? क्रिप्स मिशन का इधर आगमन। क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में हुआ था। तो लॉर्ड बेबल का आगमन कब हुआ था? 1943 में। कैबिनेट मिशन सबसे लास्ट में आया था। तो ये देखना है, ध्यान पढ़ो इसको भाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा है, बात सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो दूसरी बात असत्य है, तो बस दूर ही रहता, बस इसके तो बस वहाँ पे जानो भाई, क्यों दूर रहा था। तो सही आंसर है इसका, पहला सत्य, दूसरा असत्य। आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1942 में हुई थी। कभी पूछ लेता कि आईएनए की उपज किसकी थी? तो ये स्थापना रासबिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन में आयोजन किया था, तो वहाँ पर इसकी स्थापना। 1945-46 में दिल्ली में आईएनए के मुकदमों में पेश हुए वकील कौन थे? तो बुल्ला भाई देसाई वकील थे। ये जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं, ऑलरेडी हम 1.5 घंटे की वीडियो कर चुके हैं इसमें, मॉडर्न इंडिया में राष्ट्रीय आंदोलन में, तो और ज़्यादा लंबे ना हो। तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, कहाँ पर? सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? ये देखो पूछ लिया ना, तो मोहन सिंह के दिमाग की उपज, अगर उपज पूछे तो मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी ये। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, आईएन से इस्तीफा देने के बाद। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो यह है जर्मनी में। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो इनमें से कोई आंदोलन के साथ जुड़े हुए नहीं थे वो। इन्हें जो है पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और उनमें आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे? कौन थे वो? सीलभद्र याजी। तो ये आपको बताना है कि मैच करवाना है इसमें। चोरा चोरी कहाँ पे है आपका? उत्तर प्रदेश में है, तो बी का चौथा हो गया, बी का चौथा एक में ही, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था? कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को, कोई डेट नहीं है इसमें 1946 की, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन थे? एक तो पैथिक लॉरेंस थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और एक थे अलेक्जेंडर। कैबिनेट अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता की थी। एल से लीडर, एल से लॉरेंस बेचने वाला नहीं, सर पी लॉरेंस। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, तो बेवल नहीं थे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ता की थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, अब्दुल कलाम आज़ाद। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? कृपलानी साहब थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कृपलानी साहब थे। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष कौन था उस टाइम पे? 47 में राजेंद्र प्रसाद। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में कौन सा एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप होने के कारण
जापान के गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में, बहुमत जुटाने के पक्ष में हुए थे, तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया कब? 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1886 के। भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त की क्या? इसने प्रांत में द्वैध शासन पद्धति समाप्त की थी, जबकि सेंटर में यानी केंद्र में स्थापित की थी। आगे देखते हैं, तो ये आपको कुछ नामों को इनसे जोड़ना है। इसमें देख लेते हैं, आपको ये पढ़ लो डायरेक्ट। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ये इंडिया ताराचंद द्वारा लिखी गई थी। ये आनंद मठ आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये तीसरे का एफ हो गया, तीसरे का एफ 3 में, तो ये तो कट गया हमारा। इसका सी आंसर है, पहले का पहला है। चलो आगे देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ये तारकनाथ दास ने किया था। इंडियन ऑनरेस्ट का लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन सिरोल। ये फिरंगी ने लाला लाजपत राय तिलक को एक बात बोली थी कि भारत में शांति का जन्मदाता कौन है? गंगाधर तिलक। ये इसने फिरंगी नहीं बोला था, इंडियन मतलब अनरेस्ट बोला था। ये कौन? वैलेंटाइन सिरोल। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का। दरभंगा के महाराजा थे कामेश्वर सिंह, इन्होंने किया था। झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल पार्षद ने लिखा था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा था 6 वर्ष के लिए। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था कौन थे? राजगोपालचार्य थे, राजगोपालचार्य। प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन के ये विद्यालय की स्थापना की थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवाली में भयंकर दंगे हुए थे? तो मारवा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वप्रथम योगदान दिया था? तो अरुणा आसफ अली। 1942 के आंदोलन में भी सक्रिय थी अरुणा आसफ अली। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? ये लियाकत अली थे, वित्त मंत्री। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल की लीग के नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो ये किसने की बात की थी? सरदार पटेल ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य विभाग। अगस्त 1923 में बनारस बिंदु महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती नाम से इन्होंने बनाया था। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव से संबंधित थे? तो ऐसा अटपटा क्वेश्चन अमेहरा गांव कभी कभी पूछ लिया जाता है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुटनिरपेक्षता सिद्धांत था इसमें जो प्रस्तुत किया था। राज्य विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार पटेल की। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्चस्वशाली जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट नहीं थी? तो ये कुर्मी नहीं थे। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो एक अब्दुल कलाम आजाद थे। ये देवबंद के मदरसे से ही पढ़े हुए थे। स्वतंत्रता भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचार्य थे। किस साल रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 में किया गया था ये। तो कब? 1873 में। कौन सा कानून इतिहास ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो आपका ये 1955 का नहीं था। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कैंप से कब की गई थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी और इनकी दोनों की स्थापना 1925 में हुई थी। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। तो ये आंसर इसका सही है। अब ये अगली वीडियो में आज ही हम कोशिश करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर कर दें।
ये 1.5 घंटे की वीडियो हो गई है। इसमें पूरा हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूर्व कवर किए हुए हैं, जिसमें बिहार का आधुनिक भारत भी है, भारत का आधुनिक भारत का इतिहास भी है। तो आई होप कि इससे बाहर को मुझे लगता है कि जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए 15-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप वो भी देख लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, तो 5-7 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप ये 4-5 वीडियो की मतलब सीरीज़ है जिसमें बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन कराए गए हैं। हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये बिहार शिक्षक भर्ती सिलेबस में वो नहीं है, तो आप सिर्फ मॉडर्न इंडिया करेंगे। तो आगे हम आज की क्लास में करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। तो अभी इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।